चलिए, तो आईबी ट्रेनिंग के आज के सेशन में हमारी जो स्टैंडर्ड्स पढ़ने की जर्नी है उसको हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। और आज के सेशन से हम यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम इंडियस भी बोलते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली पढ़ना, समझना और इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि अगर हम किसी भी एंटिटी में जाते हैं तो हमें इंडियस कैसे यूज करना है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में इंडियन गैप या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे न्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को पढ़ना, डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन्होंने कभी स्टैंडर्ड्स ना पढ़ा है ना सुना है, उनको पहले समझना जरूरी है कि स्टैंडर्ड्स होता क्या है और एज एन अकाउंटेंट मेरे करियर में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना है, तो अगर आपको उसके खाली वर्ड्स पता है और आपको उसके ग्रामर नहीं पता है, तो क्या आप सेंटेंस बना पाएंगे? क्या वो लैंग्वेज बोल पाएंगे? सर नहीं बोल पाएंगे। तो सेम वे कि अगर आपको अकाउंटिंग हैंडल करना है एंड टू एंड, मतलब फ्रॉम एंट्री टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर आपको अकाउंटिंग का ग्रामर पता होना चाहिए और वो अकाउंटिंग का ग्रामर है स्टैंडर्ड्स। बोलना ये चाहता हूं कि अगर आपको स्टैंडर्ड्स नहीं पता है तो सर आप कंप्लीट एंड टू एंड अकाउंटिंग जो है वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सर जैसे कि अगर आपने बोला कि सर मैं डेप्रिसिएशन जानता हूं, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं आपको पूछ लूं कि सर डेप्रिसिएशन के कितने मेथड्स होते हैं, तो सर आप बोलेंगे सर 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन और WDV। सर ये कहाँ लिखा है? सर स्टैंडर्ड्स में लिखा है। अगर मैं आपको पूछूं क्या आपको कैश फ्लो बनाना आता है, कैश फ्लो में कितने मेथड्स होते हैं, कितनी एक्टिविटीज में बनाई जाती है, आप बोलेंगे सर ये तो गूगल पे ढूंढने के मिल जाएगा। नहीं, ये स्टैंडर्ड्स में लिखा है। सर अगर आपने किसी को कोई चीज रेंट पे दिया, तो सर वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है? हमें वहां पे लीज अकाउंटिंग अप्लाई करना है। ये कहाँ लिखा है? अगेन स्टैंडर्ड्स में लिखा है। तो सर बोलना ये चाहते हैं कि आप आपके सॉफ्टवेयर में टैली एसएपी में एंट्रीज तो कर रहे हैं, बुक कीपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग का मतलब है कि आपको अकाउंट्स की नॉलेज एंड टू एंड होनी चाहिए। मतलब कोई चीज कहाँ लिखी है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ प्रेजेंट करना है, इस सभी का नॉलेज आपको स्टैंडर्ड्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सर सिंपल तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अगर ग्रामर नहीं होगा तो सभी लोग अपने तरीके से इंग्लिश बोलना चालू करेंगे। तो सेम वे अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो जो बिजनेस एंटिटीज हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने फाइनेंशियल्स को अपने तरीके से प्रिपेयर और प्रेजेंट करेंगे। तो सभी एंटिटीज का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन सेम तरीके से हो, जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाए। तो सर स्टैंडर्ड्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स इन शॉर्ट अकाउंट्स के ग्रामर है, और ग्रामर आपको नहीं पता वो आप भाषा नहीं बोल सकते। आई होप क्लियर है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें आज के डेट में, तो हम इंडिया में 2 स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। सर पहला जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या उसको आप इंडियन गैप बोले, जो ऑलरेडी हमने कोर्स में कंप्लीट कर लिया फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स में, जो बेसिकली आज की डेट में स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं वो बेसिकली फॉलो करती हैं। लेकिन हुआ ये कि जो बड़ी कंपनीज हैं जो इंडिया में बिजनेस करने आई बाहर से, या इंडिया की जो कंपनीज है, जो बिजनेस है, जो बाहर गई इंडिया से बिजनेस करने के लिए, मतलब अपने बिजनेस को वो ग्लोबल लेवल पे रन करती है, तो वो अपने फाइनेंशियल्स का प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन भी ग्लोबल लेवल पे करें। तो ऐसे एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ग्लोबल लेवल का बनाने के लिए इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज इंडियस को इंप्लीमेंट किया गया काफी बाद में। तो सर यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इंडियन गैप वो भी आपको पढ़ना है, एंड बड़ी कंपनीज, लार्ज बिजनेस, खास करके जो लिस्टेड बिजनेस है, वहां पे आपको इंडियस पढ़ना जरूरी है, वहां पे इंडियस यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ग्लोबल लेवल का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया में इंप्लीमेंट कैसे किया गया। अब हुआ ये कि 1973 में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कमिटी बनाई जाती है, जिसको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जिसको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ग्लोबल लेवल पे जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसको पढ़ें, समझें, जो प्रैक्टिस की जाती है, और उस बेस पे आप एक कुछ कॉमन एक स्टैंडर्ड्स बनाएं जो ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्रीज जो है वो फॉलो करें, मैक्सिमम कंट्रीज। तो ये जो कमिटी है ये 1973 से अपना काम स्टार्ट करती है, और वो नए नए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बनाना स्टार्ट करती है, जिसको हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IS के नाम से जानते हैं, जिसको आज भी ग्लोबल लेवल पे फॉलो किया जाता है। बट ड्यू टू सम रीजन आगे जाके 2001 में इस कमिटी को रिस्ट्रक्चर किया जाता है और इसको बोर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब यहाँ पे 2001 के बाद नए स्टैंडर्ड बनाने की जिम्मेदारी इस नए बोर्ड को दी जाती है। तो नया बोर्ड क्या करता है कि जूने जो कमिटी के स्टैंडर्ड बनाए गए दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IS, उसको स्टडी करते हैं,
उसमें से उन्हें जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स लगते हैं उसे कंटिन्यू करते हैं, और जो उन्हें लगता है कि अब ये बदलना ज़रूरी है स्टैंडर्ड को, तो वो ऐसे स्टैंडर्ड को बदल के नया स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसको नाम देते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दैट इज IFRS। तो नए बोर्ड ने क्या किया, नए बोर्ड ने जूने जो IAS बनाए गए उसको भी कंटिन्यू किया, जो रेलेवेंट है वो, और जो रेलेवेंट नहीं थे उसको चेंज करके नए स्टैंडर्ड बनाए गए, दैट इज IFRS। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि आज के डेट में इंटरनेशनल लेवल पे जो ओल्ड IAS हैं वो भी फॉलो किए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो नए IFRS है उसको भी फॉलो किया जाता है। मतलब हम IAS प्लस IFRS को फॉलो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यूएस में एक उनका खुद का गैप देखने को मिलेगा, दैट इज यूएस गैप। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब भी किसी कंट्री में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या स्टैंडर्ड बनाने की बात होती है तो ये दो स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस लिया जाता है, एक तो IFRS जिसमें IAS भी आ गया, और आपका दूसरा यूएस गैप। अब 2001 में नया बोर्ड बनने के बाद यूनाइटेड नेशंस में उसके जितनी भी मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी अपनी कंट्रीज में भी इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करें। तो इंडिया के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अब वो इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिसीज़ है उसको इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंप्लीमेंट करने के पहले जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद वो ये पाते हैं कि अगर हम वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको एज इट इज़ अगर इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से वो फिजिबल नहीं होगा। तो उन्होंने ISAB को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसमें हम कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं जो हमें लग रहा है मिसिंग है, और जो हमें लग रहा है कि कुछ रेलेवेंट नहीं है तो उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, और उसको हम नाम देना चाहते हैं कार्बिन एंड कार्बन। तो सर इंडियन एक्सपर्ट से डिसाइड करते हैं कि हम IFRS को हम कन्वर्जन फॉर्मेट में इंडिया में इंप्लीमेंट करेंगे, उसको नाम देंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज INDAS। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब INDAS की ड्राफ्टिंग की गई तो उसके जो सीरियल नंबर है उसको हमने दो कैटेगरी में कंसीडर किया, एक सिंगल डिजिट और एक 100 की डिजिट। सर मतलब ये कि जो 1973 से 2001 के बीच में जो स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल लेवल पे उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो उसकी सीरीज को हमने एज इट इज रखा, मतलब IAS 1 INDAS 1, IAS 2 INDAS 2। लेकिन 2001 के बाद जो स्टैंडर्ड लाए गए दैट इज IFRS वाले, तो उसमें हमने 100 ऐड कर दिया, मतलब IFRS 1 INDAS 101, IFRS 2 INDAS 102। तो सर अगर हम पूरे सीरीज को देखें हमारे INDAS को, तो आपको INDAS 1 INDAS 2 भी देखने के लिए मिलेगा, और आपको INDAS 101 और INDAS 102 भी देखने के लिए मिलेगा। तो सर अगर आपको ये सिंगल डिजिट और 100 की जो सीरीज है उसमें अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये दो अलग अलग सीरीज क्यों बनाए गए। तो हमारी जो सिंगल डिजिट है वो IAS को इंडिकेट कर रही है, और जो हमारे 100 की सीरीज है वो हमारे IFRS को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टोटल स्टैंडर्ड की बात करें तो टोटल आपको 39 स्टैंडर्ड जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हम IFRS की बात करें तो IFRS में आपको IFRS 17 और IFRS 18 भी देखने के लिए मिलेगा, जो बेसिकली वहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया, करेक्ट है। बट यहाँ पे अभी तक INDAS में INDAS 116 तक ही बेसिकली जो है यहाँ पे कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो हम 116 तक ही पढ़ेंगे, लेकिन आगे जैसे 117 और 118 आएगा तो उसको भी हम कोर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट की बात करें तो टोटल 39 स्टैंडर्ड हैं, बट इस 39 स्टैंडर्ड में हम 4 जो स्टैंडर्ड है सर वो नहीं पढ़ेंगे। कौन से 4 स्टैंडर्ड नहीं पढ़ेंगे? तो पहला हम INDAS 29 नहीं पढ़ेंगे। ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली ऐसी कंट्री के लिए जो है वाइबल है जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, करेक्ट है। तो क्योंकि IFRS में ये स्टैंडर्ड बनाया गया तो हमने INDAS में 29 यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया गया, बट ये इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड हम नहीं पढ़ेंगे वो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का 104। रीजन, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है ये टेम्पररी पीरियड के लिए लाया गया है, क्योंकि फुल फ्लेज इंश्योरेंस के लिए जो स्टैंडर्ड है वो बनाया गया रिसेंटली में, जो मैंने बताया IFRS 17। तो जब INDAS 117 आएगा तो वहाँ पे हम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक टेम्पररी स्टैंडर्ड है जिसको हम नहीं पढ़ेंगे फिलहाल। तीसरा जो स्टैंडर्ड हम नहीं पढ़ेंगे वो है एक्सप्लोरेशन और इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज स्टैंडर्ड 106, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है ये ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होता है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, करेक्ट है। तो सर ये हम बेसिकली नहीं पढ़ने वाले। एंड फोर्थ जो है एक रेगुलेटरी डिफॉल्ट अकाउंट्स, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग कंसिडर होता है जो 114 में बताया गया, जहाँ पे कोई भी एंटिटी जब अपने कस्टमर्स को कोई गुड्स या सर्विस एक स्पेसिफिक डिफाइंड रेट पे सप्लाई करती है जो किसी एक रेगुलेशन में बताया गया है,
तो उनके लिए बेसिकली ये एप्लीकेबल होता है, बराबर। तो ये भी फिलहाल हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, तो इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो टोटल हमारे कोर्स में हम 35 जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब सर हमें मुद्दे की बात आती है कि इंडिया में जो ये स्टैंडर्ड बनाने का और इंप्लीमेंट करने का काम कैसे होता है। तो सर यहाँ पे चाहे इंडियन गैप हो या इंडियस हो, इसको बनाने की जो जिम्मेदारी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को दी गई है, जो आईसीएआई के अंडर आता है। उसको ड्राफ्ट करने के बाद इसको नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको नाफरा बोला जाता है, उनके पास भेजा जाता है। और फिर वहां पे उसको रिव्यू करके उसको फिर रिकमेंड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, और फिर फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसको बेसिकली क्या करती है, नोटिफाई करती है। अब सर यहाँ पे हमें ये तो क्लियर हो गया कि इंडियस जो है वो इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन इंडिया में इंडियस एप्लीकेबल किस पे है। मतलब जो आपने लार्ज एंटिटीज बताई जो बेसिकली आज के डेट में इंडियस फॉलो करती हैं, तो ये लार्ज एंटिटीज में आते कौन कौन है, कौन से लोग के लिए जरूरी है इंडियस फॉलो करना। तो सर आपको सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है कि जो इंडियस है उसको 16 फरवरी 2015 को नोटिफाई किया गया, और इसको फेज वाइज जो है वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बिजनेस पे इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन अगर आज की हम बात करें कि इंडियस किस पे एप्लीकेबल होता है, तो आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है कि सर जितनी भी कंपनीज जो लिस्टेड है, चाहे वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, चाहे बीएसई में हो, एनएसई में हो, या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, या लिस्टिंग के प्रोसेस में है, करेक्ट है, उन सभी को जो है इंडियस फॉलो करना जरूरी है, चाहे आप लिस्टेड हो चुके हो या लिस्टिंग के प्रोसेस में। पहली आपको चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर किसी एंटिटी पे ऑलरेडी इंडियस एप्लीकेबल है, तो उस एंटिटी का अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है या एसोसिएट है, तो उन सभी पे जो है वो इंडियस एप्लीकेबल होगा। सर समझा नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सर, मान के चलो ए लिमिटेड, ठीक है। तो ए लिमिटेड जो कंपनी है उस पे मान के चलो इंडियस एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने वाई लिमिटेड इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मतलब ए लिमिटेड ने वाई लिमिटेड इस कंपनी को खरीदा है। सर जो इन्वेस्टर होता है, जिसने इन्वेस्ट किया होता है, उसको होल्डिंग कंपनी बोली जाती है। क्या बोला जाता है, होल्डिंग कंपनी। और जिसमें इन्वेस्ट किया गया उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो सर क्योंकि होल्डिंग पे इंडियस एप्लीकेबल हो गया, तो सर उसकी सब्सिडरी पे भी ऑटोमेटिकली इंडियस एप्लीकेबल होगा। ये सिंपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान के चलो ए लिमिटेड में जी लिमिटेड करके एक कंपनी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जी लिमिटेड करके कंपनी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी हो गई जी लिमिटेड हो गई, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहां पे क्योंकि ए लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल हो रहा है, तो सर ऑटोमेटिकली जी लिमिटेड पे भी इंडियस एप्लीकेबल होगा। तो सर वही बात बोल रहा है कि सर जिस एंटिटी पे इंडियस एप्लीकेबल हो रहा है, तो उसके जितने भी रिलेटेड अदर कंपनीज होंगे, चाहे वो होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, जेवी हो, है ना, करेक्ट है, सभी पे इंडियस एप्लीकेबल होगा। तो सर सिंपल तरीके से कि जी लिमिटेड ये होल्डिंग कंपनी है ए की, तो ए पे इंडियस एप्लीकेबल हुआ है तो जी पे भी होगा। और ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है वाई लिमिटेड, तो अगर ए पे इंप्लीमेंट हुआ है तो वाई पे भी होगा। लेकिन सर ऐसा हो सकता है कि जेड लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, मान के चलो ए1 लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है, करेक्ट है। और उस ए1 लिमिटेड में मान के चलो आपका इंडियन गैप फॉलो हो रहा है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। तो सर यहाँ पे अगर ए लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल हुआ, तो आपने बोला जी लिमिटेड पे भी हो गया, है ना। तो सर अगर जी लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल होगा, तो क्या ए1 लिमिटेड पे भी इंडियस एप्लीकेबल होगा क्या, है ना, करेक्ट है, ये सोचने की बात है। अब दूसरी चीज की ए लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल हो रहा है, तो सर वाई लिमिटेड भी इंडियस एप्लीकेबल होगा, है ना। अब यहाँ पे वाई लिमिटेड ने अगर मान के चलो दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, मान के चलो एम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया, है ना, करेक्ट है। और एम लिमिटेड पे इंडियन गैप फॉलो होता है, एम लिमिटेड पे क्या फॉलो होता है, इंडियन गैप फॉलो होता है। तो सर क्या एम लिमिटेड को भी इंडियस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वाई लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल हुआ है ना। तो सर यहाँ पे दो बातें आती है, एक होता है टेक्निकली एप्लीकेबल होगा कि नहीं, और दूसरा प्रैक्टिकली क्या चीज होता है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि टेक्निकली अगर ए लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल है, तो ए लिमिटेड की वजह से जी लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल हो रहा है ना। लेकिन क्योंकि जी लिमिटेड पे डायरेक्टली इंडियस एप्लीकेबल नहीं है, तो सर ए1 लिमिटेड को टेक्निकली इंडियस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी लिमिटेड पे डायरेक्ट इंडियस नहीं लगा है, जी लिमिटेड को इनडायरेक्टली इंडियस फॉलो करना पड़ा ए लिमिटेड की वजह से। तो क्योंकि जी लिमिटेड पे डायरेक्टली इंडियस नहीं है, तो सर ए1 लिमिटेड टेक्निकली जो है वो इंडियस फॉलो नहीं करेगा, वो इंडियन गैप फॉलो करेगा। सेम वही फंडा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि वाई लिमिटेड पे इंडियस एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं हुआ है, वो इनडायरेक्टली हुआ है ड्यू टू ए लिमिटेड। तो सर एम लिमिटेड को भी इंडियस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली है, क्योंकि एम लिमिटेड पे तब फॉलो करना जरूरी होता है जब वाई लिमिटेड पे डायरेक्टली इंडियस एप्लीकेबल होता है। तो टेक्निकली
एम लिमिटेड को भी इंड एस फॉलो करना जरूरी नहीं है, और ना ही एम को और ना ही A1 को। लेकिन होता यह है जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो जो होल्डिंग कंपनी होती है, जो इन्वेस्टर होती है, उन्हें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। मतलब सभी सब्सिडरी के, सभी जो भी एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, करेक्ट है, उनके भी जो फाइनेंशियल्स है उनको ऐड करके उन्हें कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो सर सिंपल तरीके से कि अगर जी लिमिटेड को यहाँ पे कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ा तो सर उसके पास तो दो फाइनेंशियल्स है, एक इंड एस के हिसाब से और इंडियन गैप के हिसाब से। तो सर वो कंसोलिडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि कंसोलिडेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम स्टैंडर्ड फॉलो करें। तो सर जी लिमिटेड यहाँ पे A1 को बोल सकता है कि आप भले इंडियन गैप फॉलो करो, लेकिन आपको मुझे इंड एस के हिसाब से भी फाइनेंशियल देना पड़ेगा। तो सर फिर A1 के अकाउंटेंट को दो फाइनेंशियल बनाना पड़ेगा, तो बेटर है कि वो क्या करें, वो इंड एस ही फॉलो कर ले। सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वाई जो है वो ए को इंड एस में रिपोर्ट कर रहा है, तो वो इंडियन गैप के हिसाब से क्यों मांगेगा एम लिमिटेड से? तो एम लिमिटेड को क्या बोलेगा कि आप इंड एस में ही फाइनेंशियल दो, क्योंकि मुझे भी दो फाइनेंशियल नहीं बनाने। तो सर टेक्निकली तो इंडियन गैप ही फॉलो होगा दोनों ही में, A1 में और M में। लेकिन प्रैक्टिस के दौरान हमें दो फाइनेंशियल ना बनाना पड़े, तो ये दोनों भी जो कंपनीज हैं, जो एंटिटीज हैं, वो भी इंड एस ही फॉलो करेंगी, करेक्ट है, या इंड एस ही फॉलो करती हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओस, उन्हें भी इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकली जो एनजीओस होती है वो नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए होती है, तो उन्हें तो नॉर्मली इंडियन गैप ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी इनकम टैक्स पढ़ा हो, है ना, करेक्ट है, या फिर एनजीओ के लॉ वगैरह पढ़ा हो, तो सर वो जो है वो कमर्शियल बिजनेस भी कर सकती है। तो अगर वो कमर्शियल बिजनेस कर रही है और प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो सर उन्हें इंड एस फॉलो करना जरूरी है। और अगर आप म्यूचुअल फंड कंपनी हो, करेक्ट है, आप म्यूचुअल फंड इश्यूज करते हो, लोगों से पैसा लेते हो, करेक्ट है, तो सर वहां पे भी आपको इंड एस फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अनलिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड नहीं है, जो नॉन लिस्टेड है, उन पे भी इंड एस एप्लीकेबल हो सकता है अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। मतलब सर जो लिस्टेड कंपनीज हैं या जिनकी सब्सिडरी होल्डिंग या एसोसिएट जॉइंट वेंचर पे इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, करेक्ट है, उस पर तो इंड एस एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर कोई मान के चलो सिंगल कंपनी है, ना वो लिस्टिंग के प्रोसेस में जा रही है, ना उनके होल्डिंग सब्सिडरी पे कोई इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, तो सर उनको भी इंड एस फॉलो करना पड़ सकता है अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगा। नेटवर्थ है, टर्नओवर नहीं, करेक्ट है। वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इंश्योरेंस या बैंकिंग कंपनी है एज ऑफ नाउ, उनको इंड एस अभी तक फॉलो करना जरूरी नहीं है और वो फॉलो नहीं कर सकते, वॉलंटरली फॉलो नहीं कर। बट अगर कोई एनबीएफसी है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा होगा बट 500 करोड़ से कम होगा, तो आज के डेट में उसे इंड एस फॉलो करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी बिजनेस या किसी एंटिटी ने बाय वॉलंटरली या मैंडेटरी एक बार इंड एस फॉलो करना चालू कर लिया, तो सर उसे लाइफ लॉन्ग इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, वो ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे कि सर नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये आप क्लॉज 57 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट में पढ़ सकते हैं, जिसमें सिंपल आपको नेटवर्थ का एक फॉर्मूला दिया गया, जहां पे आपको जितने भी आपके पेड अप कैपिटल हैं, चाहे वो इक्विटी के प्रेफरेंस को, दोनों को ऐड करना है, आपके जितने रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी ऐड करना है, दो चीज छोड़ के। एक, आपके कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व हो उसको नहीं पकड़ना है, या फिर आपका एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन है उसको नहीं पकड़ना है। इसके बाद आपका जितना सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, करेक्ट है, वो आपको ऐड करना है। लेकिन ये ऐड करने के टाइम पे अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, उसको आपको लेस कर देना है। ठीक है। इसके बाद अगर आपका कोई डिफर्ड एक्सपेंस है या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस है, लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या फिर आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे वगैरह दिया हो, ऐसे कुछ होंगे, है ना, करेक्ट है, तो उसको भी लेस कर देना है। बट अगर आपके पास इसॉप का कुछ रिजर्व है या फिर कुछ कैपिटल रिजर्व है ड्यू टू गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह, तो उसको आपको ऐड करने भूलना नहीं है, उसको आपको ऐड करना है। तो सर सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको नेटवर्थ जो है उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके फिर डिसाइड करना है कि किसी भी कंपनी पे, करेक्ट है, वो इंड एस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। और ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड कंपनी यूज किया गया है, मतलब जितने भी प्रोप्राइटर हैं, एचयूएफ हैं, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी हैं, वो इंड एस फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, वो इंडियन गैप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप अदर दैन कंपनी वाले बिजनेस में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे आपको इंडियन गैप पूछा जाएगा। और अगर आप ये वाले जो कंपनीज हैं जहाँ पे ये कंडीशन बताई गई और वहाँ पे इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, तो सर आपको इंड एस पूछा जाएगा। तो आपको अगर फाइनलाइजेशन हैंडल करना है या सीखना है एंड टू एंड अकाउंटिंग, तो सर आपको स्टैंडर्ड्स आना जरूरी है, डिपेंड आप कौन से बिजनेस का प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। तो सर आज के सेशन में हमने सिंपल तरीके से इंड एस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और किस पे एप्लीकेबल होता है उसको समझा।
बट फिर भी आज के सेशन में कोई डाउट क्वेरी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।